हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। और आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इनकम्प्लीट सर्कल आपको ड्रॉ करना है और इनकम्प्लीट इस तरह से हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। मैंने यहाँ पर ये टेप का ये बचा हुआ पार्ट था उसको यूज़ करके ये सर्कल बनाया है। आप कंपास से भी बना सकते हो या और किसी टूल के थ्रू आपको बनाना है आप बना सकते हो। देन साइड में से इस तरह से हम जो हमने जगह छोड़ी थी, बीच में जगह छोड़ते हुए इनको इस तरह से फ्यूज़ कर देंगे। तो ये हमारी क्या बन गया, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन को जोड़कर हम क्या बोल देते हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हमने बोल दिया न्यूक्लियर एनवेलप। दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, यहाँ पे हम 2D में ड्रॉ कर रहे हैं। एक्चुअल में ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, बॉल के जैसा है। और उस बॉल के ऊपर बीच में जगह जगह पर आपको बहुत सारे पोर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो हमने जगह छोड़ी है ये किसको डिनोट कर रही है, न्यूक्लियर पोर्स को। न्यूक्लियर पोर्स, छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे बड़े बड़े जो होल्स होते, बड़ा कोई स्ट्रक्चर होता है उसमें बड़े बड़े छेद होंगे, उनको आप होल्स बोल देते हो। वही बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे लेवल पर होते हैं तो उनको आप बोल देते हो पोर्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया। इसी न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में मतलब अराउंड सेंटर के आसपास ही एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो हम एक सर्कल के फॉर्म में डॉट डॉट बनाकर इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे। आपको पूरा सर्कल नहीं बनाना क्योंकि ये इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये चाहो तो अगर बना भी दो, बट लेबलिंग मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है बट इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियोलस। ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है न्यूक्लियस का, ये पूरा का पूरा जो अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा का पूरा जो स्पेस है, ये पूरा स्पेस जेल लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ होता है। और उस जेल लाइक सब्सटेंस से भरी हुई स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर की ये पूरी जो स्पेस है इसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही आपको एक इस तरह से उलझा हुआ सा धागा पड़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। ऐसे आप रेंडमली कुछ भी गुचड़ मुचड़ कर दो, ड्रॉ कर दो। एक ऐसा आपको बनाना है कि एक धागा, उलझा हुआ सा धागा यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी उलझे हुए धागे जैसा स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है इसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन मटीरियल। क्या है ये, क्रोमेटिन मटीरियल। ये जो क्रोमेटिन मटीरियल है तो क्या है ये, इंटेंगल्ड, आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इंटेंगल्ड यानी उलझा हुआ, मास ऑफ गुच्छे के फॉर्म में, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको हमने क्या बोल दिया, क्रोमेटिन मटीरियल। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, इससे बाउंड एक और स्ट्रक्चर होता है, इसी से बाउंड एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की ही मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बाउंड होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने के लिए कहीं से भी, किसी भी जगह पे से भी आप इस तरह की 2-3 नेटवर्क वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। तो यहाँ पर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने ड्रॉ कर दिया। हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, बिकॉज ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिन्हें हम राइबोसोम्स बोल रहे हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपके हुए हैं, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं हम रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड होंगे उनको हम बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या देखा, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर हमारा न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियस के सेंटर में एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। उनका जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप होता है, उसके अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस से भरी हुई स्पेस होती है, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। बीच में यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही आपका इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है DNA और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो आपका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी वो वाली इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर पेरेंट वाला ऑफस्प्रिंग के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होने हैं। एक वर्ड आता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। न्यूक्लियस का अगर आप फंक्शन देखो, न्यूक्लियस के मेजर फंक्शन, सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है आपको पता है, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ पूरी सेल के अंदर होती हैं, उनको डायरेक्ट कौन करता है, आपकी न्यूक्लियस उनको डायरेक्ट कर रही होती है। और इन्हीं केमिकल रिएक्शन से एक जो सेल है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी मैच्योरिटी के बाद, वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही डिसाइड होता है। तो डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ आपकी न्यूक्लियस के अंदर ही, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं जिनके बेस पर ये पता चलेगा कि आपकी सेल मैच्योरिटी के बाद कौन सा रोल परफॉर्म करेगी, वो आपका न्यूक्लियस के अंदर ही डिसाइड हो रहा होता है कि वो ब्रेन की सेल बनेगी या वो आपकी मसल की सेल बनेगी, किस तरह की सेल उसे बनना है, वो सारा का सारा डिसाइड न्यूक्लियस करता है। सेकेंड फंक्शन आ जाता है रिप्रोडक्शन के अंदर, कि जो आपका सेल्यूलर रिप्रोडक्शन होता है। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन मतलब एक सेल से बहुत सारी सेल्स बननी है, तो एक सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाएगी, तो सेल डिवीजन उसको बोलते हैं। एक सेल टूट कर डिवाइड होकर और सेल्स बनाती है, जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। और मतलब ये एक तरह से सेल का रिप्रोड्यूस होने का एक तरीका है, सेल अपनी जैसी और सेल बना रही है। तो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के अंदर या सेल डिवीजन के अंदर न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो जब आप माइटोसिस और मियोसिस पढ़ोगे तब आप देखेंगे। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए जैसा मैंने आपको बताया, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर, क्रोमेटिन मटेरियल जो है आपका डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, तो डीएनए इसी क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्रोमेटिन मटेरियल कहाँ प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर। तो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी, आपकी जीन्स वाली जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपकी न्यूक्लियस ही कैरी कर रही होती है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो ये जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है ये प्रेजेंट होगा। लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो यही जो आपका उलझा हुआ धागा है ये कंडेंस होने लगता है। जैसे धागा है, धागा अगर ऐसी पड़ा हुआ है रैंडम सा, तो उलझा हुआ सा कैसा दिखेगा, मैं ऐसे ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं उसी धागे को इस पेंसिल के ऊपर लपेटना शुरू कर दूं तो कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा उसे, एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा ना, एक पूरा सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर मिल गया। तो डिवीजन के टाइम पे ये जो उलझा हुआ धागा है ये अपने आप को इसी तरह से लपेट लेता है, ये कंडेंस हो जाता है और उस टाइम पर हमें ये जो है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो क्रोमोसोम्स भी किन का बना हुआ होगा, डीएनए और प्रोटीन का, तो वो हो जाता है क्रोमोसोम्स आपका।
क्रोमोसोम हो जाता है। तो न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन हो गए? न्यूक्लियस ने हमारा हेल्प किया सेल डिवीजन के अंदर, या आप सेलुलर रिप्रोडक्शन बोल सकते हो। इसके अंदर ये मेन कंट्रोल सेंटर है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को डायरेक्ट करता है। मैच्योरिटी के बाद सेल किस तरह की बनेगी वो न्यूक्लियस ही डिसाइड कर रहा होता है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स से, ऑफस्प्रिंग्स के मतलब पेरेंट्स से आपके अंदर कौन से कैरेक्टर आए, कौन से कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होगा, किस तरह के क्या क्या कैरेक्टर्स आएंगे, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है इसका ट्रांसफ़र होने को आप इनहेरिटेंस बोलते हो। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कि आपकी आंखें ब्लैक है या ब्राउन है, आपकी मदर की आंखें अगर ब्राउन थी, हो सकता है आपकी भी आंखें ब्राउन हो, तो वो कैरेक्टर कैसे आया? आपकी मदर के थ्रू आया। तो ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, ये कैरेक्टर्स किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं? डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, और इनका ट्रांसफ़र होना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी आपका न्यूक्लियस ही करवाता है। तो ये 2 3 4 आपके फंक्शंस हो गए। तो यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इसी डायग्राम के साथ साथ अगर हम करें। व्हाट इज़ न्यूक्लियस, कैसे आप डिफाइन करोगे? न्यूक्लियस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट कैरीज द जेनेटिक मटीरियल डीएनए। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए कैरी करने वाला आपका ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। इट इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल विच हेल्प्स इन सेल डिविजन। न्यूक्लियस का आपने फंक्शन से ही उसकी डेफिनेशन बना दी। सेकेंड आपका यहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाता है? ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए आता है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, आप एक एक करके सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दोगे। कैसे कैसे डिस्क्राइब करोगे, इसी को बस लाइन्स में लिखते जाना है। न्यूक्लियर एनवेलप, कि न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। द टू मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स 2 membranes, outer membrane and inner membrane, and both of these membranes together constitute nuclear envelope. The inside of the nucleus is filled with gel-like substance which is known as nucleoplasm. The nuclear envelope contains many minute pores which are known as nuclear pores. It contains a dense spherical structure in its center which is known as nucleolus. आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए what is nucleolus, तो आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो। What is nucleolus? Nucleolus is a dense spherical structure which is present in the center of the nucleus. Nucleolus हो गया। Then what is chromosome? या स्ट्रक्चर में ही या तो अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल, तो आप क्या बोलोगे? इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म is known as chromatin material. It is made up of DNA and protein and its function is transfer of characters from parents to the next generation. क्रोमेटिन मटेरियल से ही क्या बनता है? डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बनते हैं, और क्रोमोसोम जो है वो रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स आप बोलोगे क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन विच आर सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन मटेरियल। तो यहीं से आपको डिफरेंस पता चल रहा है। आपका क्रोमेटिन मटेरियल जो है इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बट क्रोमोसोम्स जो है रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर, रॉड जैसे स्ट्रक्चर है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं पूरे टाइम में। सेल डिवीजन के अलावा जितना भी टाइम होगा वहाँ पे आपको क्रोमेटिन मटेरियल देखने के लिए मिलेगा, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन यू वुड बी एबल टू सी क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। और तीसरा डिफरेंस आ जाता है, अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करके क्रोमेटिन मटेरियल देखना चाहो तो नहीं देख सकते। क्रोमेटिन मटेरियल ये जो हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, बट क्रोमोसोम्स को आप लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो। तो ये आपका डिफरेंस हो गया क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर। आई होप इस छोटे से डायग्राम के थ्रू अब ये जो सारे मैंने बताए क्या क्या क्वेश्चंस हो गए। व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, 3 फंक्शंस आपको पता चल गए। 3 मार्क्स में आप आराम से लिख सकते हो, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, उसका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, आराम से कर सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल एंड क्रोमोसोम, 3 मार्क्स में आप आराम से कर पाओगे। व्हाट इज न्यूक्लियोलस, आप डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल, आप डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, हमें अभी पता चल गया। क्या काम होता है क्रोमेटिन मटेरियल का? क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए का बना हुआ होता है। डीएनए का काम क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को ही एक वर्ड दिया जाता है इनहेरिटेंस। तो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, तो वो आपको समझ लेना है। और साथ ही मतलब ये आपका हो गया
इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर हो गया डीएनए और डीएनए की वजह से, ये एक क्वेश्चन बन गया। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आता है जीन क्या होते हैं, व्हाट आर जीन्स। तो आप देखोगे ये जो जीन्स, और मैं इसी डायग्राम के साथ जीन्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जीन्स क्या होते हैं, आपने जैसे मैंने आपको बताया क्रोमेटिन मटेरियल है। एक्चुअल में ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसको आप इनलार्ज करके देखोगे तो इस ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। डीएनए जो होता है आपका लंबा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर ही होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, या आप लंबे से थ्रेड समझ सकते हो। वो जो डीएनए होता है प्रोटीन के ऊपर इस तरह से लिपटा हुआ होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर ये डीएनए जो है इस तरह से बाउंड होकर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना रहा होता है। अभी हमें यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसे प्रेजेंट होता है। और इस डीएनए को भी अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, डीएनए का भी स्ट्रक्चर देखें, तो डीएनए जो है, डीएनए भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। और इस डीएनए के ऊपर, डीएनए के ऊपर मतलब ये जो डीएनए होता है जीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी स्पेसिफिक सेगमेंट, ये डीएनए है। डीएनए एक्चुअल में देखो तो इस तरह से डबल 2 उसका बना हुआ होता है, 2 इसकी स्ट्रैंड्स होती हैं, और इनकी जो इसी डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट्स होती हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं। सो द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। फंक्शनल सेगमेंट जो होती है डीएनए की, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन्स। जीन्स कहा जाता है फंक्शनल सेगमेंट्स को। फंक्शनल सेगमेंट्स बोलने का क्या मतलब है, कौन सा कैरेक्टर आपका पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाएगा वो ये जीन से डिसाइड कर रहे होते हैं। और ये जीन क्या है, आपके इसी डीएनए के पार्ट्स हैं। इस पार्ट पे कोई एक जीन प्रेजेंट होगा, इस पार्ट पे कोई दूसरा जीन प्रेजेंट होगा। बहुत लंबा स्ट्रैंड होता है डीएनए का, और आपकी बॉडी के जितने भी जीन्स हैं वो सारे इस स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से आप जीन को भी डिफाइन कर सकते हो। जीन का भी क्या काम है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारा आपका कवर हो गया न्यूक्लियस। थैंक यू।